नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार नेपाल में संसद भंग कर दिया गया और अगले साल 30 अप्रैल और 10 मई को नेपाल में चुनाव होना है। ये सारी स्थितियां अचानक से बदल गई। 8 महीनों से चलने वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर का युद्ध अब एक मुकाम पर पहुंच गया और केपी शर्मा ओली ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके कारण जो उनके विरोधी गुट के जो नेता हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि केपी शर्मा ओली संसद को भंग करने की घोषणा करेंगे। उनको उम्मीद थी कि अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और इस बीच केपी शर्मा ओली के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएं और फिर प्रचंड को या फिर उस गुट के किसी दूसरे व्यक्ति को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन केपी शर्मा ओली इनके पूरे ट्रैप को तोड़ते हुए एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके आगे पूरा विरोधी गुट धराशायी हो गया। और ये जो केपी शर्मा ओली ने डिसीजन लिया है उसमें भारत की एक अहम भूमिका रही है। ये जो 8 महीनों से पार्टी के अंदर विवाद चल रहा था वो भी भारत को लेकर था और विरोधी गुट जो केपी शर्मा ओली के हैं उन्होंने भारत के कंधे पर बंदूक रखकर ही ओली को जो दबाव में लाने की कोशिश की थी। और इसी कोशिश के कारण ओली को जब समझ में आया कि इन लोगों ने हमें पद से हटाने की जो मांग की है और इस्तीफा देने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि भारत के साथ संबंध मजबूत किया जाए। और भारत के साथ जैसे ही संबंध मजबूत होगा वैसे ही ये लोगों की चाल नाकाम हो सकती है। और यही कारण है कि केपी शर्मा ओली ने समय का इंतजार किया। 7-8 महीने से जो विवाद चल रहा था उसके अंत करने की तैयारी उस समय की जब भारत और नेपाल के बीच का संबंध बेहतरीन स्तर पर आ गया है और भारत की ओर से भी बार बार इस बात के लिए बयान जारी किया जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत का संबंध हिमालय की ऊंचाइयों जैसा है, समुद्र की गहराइयों जैसा है और उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। दोनों के दोस्ती की बात की गई है और ऐसे समय में जब केपी शर्मा ओली भारत के साथ संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे तो विरोधी पार्टियों ने जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया और जो इंटरनल ग्रुप हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जिसमें प्रचंड की अहम भूमिका रही है वो उनको इस्तीफा देकर खुद प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। उसका एक समाधान ओली ने ऐसा निकाला जिससे ये पूरा गुट जो अभी किसी न किसी तरह से चीन के इशारे पर चल रहा था शांत हो गया है, हलचल इनके अंदर कम हो गई है। और ओली ने जो ये बड़ा फैसला लिया है उसको समझने के लिए 7-8 महीने का भारत और नेपाल के बीच के बदलते रिश्तों को समझना जरूरी है। उससे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ओली प्रधानमंत्री बने कैसे थे और नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टियां एक कैसे हुई थी और नेपाल में ये चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे ओली कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो पिछले बार जो 2017 में चुनाव हुआ था उसमें केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी CPN UML उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। 275 सदस्यों वाले जो वहाँ का लोकसभा है उसमें जो चुनाव होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला चुनाव होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो भारत में व्यवस्था है, यानी कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उम्मीदवार जीत कर आएगा। दूसरे स्तर पर प्रोपोर्शनल सिस्टम के आधार पर वोट होता है। 275 सीटों में से 165 सीटों पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर मतदान किए जाते हैं, जबकि जो बचे हुए 110 सीटें हैं उसके लिए प्रोपोर्शनल सिस्टम को आधार बनाया जाता है। तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें केपी शर्मा ओली की पार्टी को टोटल 121 सीटें मिली थी और दूसरी तरफ जो ओली के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जो थी माओइस्ट सेंटर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर और माओइस्ट सेंटर के नेता थे प्रचंड, उनकी पार्टी को 53 सीटें मिली थी। और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था।
इसलिए बहुमत से थोड़ा दूर थे केपी शर्मा ओली भी। और इस बीच दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच समझौता चल रहा था कि अगर नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत बनाना है तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और इसलिए जो दिसंबर 2017 में जो चुनाव हो रहा था वो 2018 आते आते ये जो परिणाम आए उसके बाद दोनों पार्टियों ने मर्जर के लिए बातचीत शुरू कर दिया और फरवरी 2018 में दोनों पार्टियों ने मर्जर कर लिया, यानी प्रचंड गुट और ओली के गुट एक हो गए और एक बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी बना यूएमएल के नाम से, और उस पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया क्योंकि दोनों के मिलाने पर 174 सीटें इनके पास थी 275 सदस्यों वाले लोकसभा में। इसके बाद 2018 में केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन प्रचंड गुट ने भी उनके साथ जो समझौता किया था उसमें इस बात के लिए ये एक समझौता किया गया था कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहेंगे, जबकि संगठन पर यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर प्रचंड के गुट का ज़्यादा दबदबा रहेगा। लेकिन ये स्थितियां बनी नहीं, क्योंकि ऐसे भी चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो 2017 के चुनाव में 33% वोट केपी शर्मा ओली की पार्टी को मिला था, जबकि केवल 13% वोट प्रचंड की पार्टी को मिला था। पॉपुलर वोट में भी ओली की पार्टी प्रचंड की पार्टी से दुगना वोट लेकर आई थी और इसलिए प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी उसको ज़्यादा सीटें मिली थी। 80 सीट डायरेक्ट चुनाव में यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मिली थी, तो 41 सीट प्रोपोर्शनल सिस्टम में मिली थी। और इसलिए केपी शर्मा ओली को लगा कि जिसकी लोकप्रियता हमसे आधी है उसको पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पूरा प्रभाव कैसे दिया जा सकता है। और ये दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा विवाद चलता रहा, लेकिन जब चीन का प्रभाव नेपाल पर थोड़ा बढ़ा और पिछले जो 8 महीने पहले नेपाल ने अचानक भारत के साथ एक विवाद किया चीन के जाल में फंसकर, और केपी शर्मा ओली ने आनन फानन में एक फैसला ले लिया जिसमें भारत के 3 क्षेत्र काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआधोरा को अपने देश के नक्शे में शामिल कर लिया, नया नक्शा बनाया। उसके बाद जो ओली के विरोधी गुट के लोग थे जिसमें झालानाथ खनल, माधव कुमार नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये 3 पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे। इनको मौका मिल गया कि अब ओली के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ कोई फैसला लेना नेपाल के लिए बड़ी बात होती है। चीन का प्रभाव जितना भी हो, लेकिन नेपाल के लोगों के भीतर भारत के प्रति जो भावना है वो चीन के प्रति वैसी भावना नहीं हो सकती है। और इसी बात का फायदा केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए जो दबाव बनाना था इसके लिए बनाया जाने लगा, और प्रचंड गुट ने केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ओली परेशान रहे और कुछ दिनों तक उन्हें समझ में नहीं आया कि इस पूरे राजनीतिक संकट का समाधान कैसे होगा। उन्होंने कुछ उटपटांग बयान भी दिए, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आने लगा कि भारत के कारण इन लोगों का दबाव जो है वो ज़्यादा हो गया है और जो विरोधी गुट हैं वो भारत को ही आधार बनाकर हमारा समर्थक वर्ग जो है उसको कमज़ोर कर रहे हैं, हमारा समर्थन धीरे धीरे घट रहा है। और इसको समझने के बाद उन्होंने तुरंत पलटी मारना शुरू कर दिया, और इसके बाद अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने फ़ोन किया और दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। हालांकि ये मौका था भारतीय स्वतंत्रता दिवस का, लेकिन इसमें जो बातें हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वो भारत और नेपाल के बीच के बिगड़ते संबंध को पटरी पर लाने और किसी भी तरह से चीन की दखलंदाजी को खत्म करने को लेकर थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओली के बीच जो बातचीत हुई उसमें सारे प्लान डिस्कस हुए और पीएम मोदी ने भरपूर सहयोग करने की बात नेपाल के लिए की और केपी शर्मा ओली को अपना समर्थन दिया। उसके बाद ओली का जो मनोवैज्ञानिक दबाव था वो कम हो गया और उनका मोरल बूस्टअप हुआ, और उसके बाद उन्होंने विरोधियों की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और भारत के साथ
संबंध को पटरी पर लाने की कवायद भी शुरू कर दी। उन्होंने आनन फानन में भारत और नेपाल के बीच एक बैठक करने की घोषणा की और इसमें भारत के जो नेपाल में राजदूत थे उन्होंने नेपाल के विदेश सचिव के साथ बातचीत की और दोनों देशों के बीच जो ये बातचीत हुई ये विकास के मुद्दे पर हुई, क्योंकि भारत सरकार ने अपने उस बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान नेपाल के लिए किया था और नेपाल की कई परियोजनाएं एक तरफ तो कोरोना के कारण और दूसरी तरफ जो ओली ने भारत के खिलाफ एक दो काम किए थे उसके कारण जो अटका पड़ा हुआ था। इसलिए दोनों देशों के बीच जब बैठक हुई और भारत के जो राजदूत और वहाँ जो नेपाल के विदेश सचिव ने बातचीत की, उसके बाद रेल परियोजनाएं जो थी तराई में चल रही थी भारत के सहयोग से वो शुरू कर दी गई और उसके साथ साथ वहाँ पर एक पुलिस एकेडमी का जो निर्माण किया जाना था उसके लिए भी भारत सरकार ने फंड देना शुरू कर दिया। इन दोनों देशों के बीच का संबंध फिर से पटरी पर आना शुरू हो गया और केपी शर्मा ओली यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने आगे जो ये सब विवाद का जड़ था उसको खत्म करने की कोशिश की और वो विवाद का जड़ जो था वो 3 क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुआधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल करने वाला था और ओली ने इसके लिए एक मौका देखा दशहरा के समय का। दशहरा के कार्ड पर से उन्होंने जो नक्शा लगवाया उसमें इन 3 क्षेत्रों को भारत का हिस्सा ही बताया और पुराना नक्शा लगवाया। उसके साथ साथ उन्होंने जो नेपाल के नए टेक्स्ट बुक पर नया नक्शा दिया था जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल का एरिया बताया गया था, वो नया नक्शा वाला टेक्स्ट बुक को हटा दिया और फिर से पुराना नक्शा ही नेपाल का दिया। इससे एक तरह से संकेत था कि वो भारत के साथ कोई सीमा विवाद नहीं चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने इनवाइट किया भारत के सेना प्रमुख को। भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे नेपाल गए और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत की और उसके अलावा उन्होंने जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं पूर्णचंद थापा उनसे भी मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत हुई और इन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई कि वो परंपरागत तौर पर जो भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना का मानद जनरल की उपाधि दी जाती है वो दी गई और दोनों देशों के बीच का संबंध अब लगभग पटरी पर आ चुका था। और इसी बीच जो वहाँ पर कवायदें चल रही थी उसी में भारत के राह प्रमुख सामंत कुमार गोयल भी नेपाल जाते हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात करते हैं। नेपाली कांग्रेस के जो नेता हैं शेर बहादुर देउबा उनसे भी मुलाकात की और ये सारी स्थितियां जब चल रही थी तो प्रचंड गुट को परेशान होना ही था, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब मेरा पूरा दांव उल्टा पड़ते जा रहा है। जिस भारत के संबंध के आधार पर हमने ओली को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने की कोशिश की थी वो अब दांव उल्टा पड़ गया है। अब ओली भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसलिए ओली ने एक दूसरे स्तर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की और ओली के खिलाफ एक नया कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दिया। प्रचंड ने दूसरे नेताओं को इस बात का प्रलोभन दिया कि अगर ओली इस्तीफा देते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और फिर उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, बड़े पोस्ट दिए जाएंगे और इसके लिए संभवतः चीन से भी उन्हें कुछ मदद मिल रही थी। और दूसरी तरफ ओली इसके लिए तैयार नहीं थे और वो सही समय का इंतजार कर रहे थे कि अगर इस्तीफा देना भी हो तो ऐसे समय में इस्तीफा देना पड़े जिससे कि उनके अनुकूल स्थितियां बन गई हो। यानी कि भारत और नेपाल के बीच संबंध मजबूत करने में ओली की कितनी बड़ी भूमिका है, फिर से उस बात को लेकर नेपाल की जनता ये समझ चुकी हो कि अब ओली भारत के साथ बेहतरीन संबंध चाहते हैं और ओली को ये अनुकूल समय अब लगा और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने के बदले चुनाव में जाना सही समझा, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी ओली के गुट की ही जीत हुई थी और उसके बाद आगे आने वाले चुनाव में भी उनके जीत होने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि भारत के साथ उनका बेहतरीन संबंध है। और इसीलिए इस समय जब उनके ऊपर इस्तीफा का
अंतिम दबाव डाला जा रहा था, तो उन्होंने अपने जो करीबी लोगों हैं उनके साथ बैठक की और यह फैसला लिया कि इस्तीफा देने का मतलब है कि अगले 2 साल किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है उसको चुनाव में ही चुनौती दी जा सकती है। और चुनाव में जो इंटरनल खबर उनको मिली थी कि उसके अनुसार भारत के साथ जब से संबंध मजबूत होता रहा है और अब बेहतरीन संबंध बन गया है, तब से ओली की स्थिति नेपाल के जनता के बीच बदल गई है और ओली बेहतर नेता के तौर पर अब माने जा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब संसद को भंग करवा दिया जाना चाहिए और भंग करवाने के साथ ही अब नए चुनाव की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हालांकि जब उन्होंने संसद भंग करने की घोषणा की, कैबिनेट से पास करवाया, तो ऐसी स्थिति में कई नेताओं की नींद उड़ गई और विरोधी गुट के जो नेता थे उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, कोर्ट के दरवाजे पे गए ताकि ये हो सके कि नेपाल के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है और इसके कारण इसको संविधान को अनुसार संसद को भंग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ओली को इस्तीफा देकर दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन तब तक राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इनकी मंजूरी दे दी और उसके बाद संसद भंग करने के साथ साथ अगले साल अप्रैल मई में, यानी 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव की घोषणा भी कर दी। और इसी के साथ वो जो केपी शर्मा ओली के खिलाफ अभियान चला रहे थे उनको एक बड़ा शौक लगा, क्योंकि ओली ही अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। और उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही नेपाल में नया चुनाव होगा, जिसमें कहीं न कहीं भारत का सहयोग भी उन्हें मिला है। और भारत और नेपाल के बीच बढ़ते संबंध के बाद उनको ये यकीन हो गया है कि अगले चुनाव में भी पिछले चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी जीत के साथ हम नेपाल में आएंगे और वहाँ का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।